हेलो बेटा, आज हम कर रहे हैं 5th चैप्टर जिसमें पारिवारिक आहार आयोजन के बारे में। पारिवारिक आहार आयोजन, जो हमने आहार आयोजन किया उससे रिलेटेड ही ये बेटा चैप्टर है, कुछ भी अलग नहीं है। तो जैसे आहार आयोजन क्यों करना चाहिए, समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व परिवार की आय है, सदस्य है, आयु है, ये सब तत्व प्रभावित करते हैं। तो जो पारिवारिक आहार आयोजना है वो भी इसी से रिलेटेड है, इसमें कुछ भी नया नहीं है बेटा। अगर फिर भी जो पहला क्वेश्चन पहले रीड करो, परिवार के भोजन की व्यवस्था करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यवस्था करते समय सबसे पहले हम पौष्टिक की बात का ध्यान रखेंगे, पौष्टिकता से भरपूर हो। दूसरा कि जैसे अगर टिफिन में पैक हो रहा है खाना तो वो सूखा हो और ऐसा हो, यानी जितने हमें दिनचर्या में, पूरे दिनचर्या में प्रोटीन चाहिए होता है या न्यूट्रिशन जितना चाहिए उसका 1/3 तो न्यूट्रिशन पूरा हो जाए, इतना लंच, क्योंकि फिर सिर्फ एक डिनर का टाइम रह जाता है। और परिवार के सदस्यों के पसंद के अनुसार खाना बनना चाहिए, रुचि के अकॉर्डिंग विभिन्न खाद्य वर्गों को शामिल करना चाहिए, यानी अनाज वाली सब्जियां हैं या जड़ वाली सब्जियां हैं या वसा है, ये सब खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। तो यानी ये जो क्वेश्चन है आप स्वयं कर लोगे बेटा, दूसरा भी आप हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, रात के भोजन के आयोजन के कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने पहले पिछले लेसन में भी ये क्वेश्चन किया था, तो अब ये आप स्वयं करेंगे। अगला है, 2 वयस्क व बच्चों वाले परिवार के लिए आहार आयोजन के 3 कारकों की व्याख्या करें। यानी जो फैमिली आजकल लिमिट में फैमिली है, संयुक्त फैमिली आजकल नहीं रही, एकल फैमिली है, तो उसी अकॉर्डिंग बताया है कि 2 वयस्क और 2 बच्चों के लिए तो हमें पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, आहार समय और शक्ति बचाने वाला होना चाहिए, समय और शक्ति बचाने वाला होना चाहिए। तीसरा है, व्यय को सीमित रखना चाहिए। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आहार आयोजन में बेटा ये सब समझा है। अगला है, परिवार के लिए आहार व्यवस्था करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वही चीज है, व्यक्तियों की रुचि और अरुचियों का ध्यान रखना चाहिए। सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाज। सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाज का मतलब होता है कि प्रत्येक परिवार के किसी न किसी जो खाद्य संबंधी कोई ना विश्वास या धारणाएं संबंधी, धर्म संबंधी धारणाएं बनी हुई होती हैं। जैसे एकादशी पे सुना, यानी बनी हुई है धारणा कि राइस नहीं बनाने चाहिए, या फिर जब ठंडा मौसम आता है तो मालपुड़े बनते हैं घर में ताकि गर्म चीजें मिलती रहे, बॉडी गर्म रहे। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए त्योहार के अकॉर्डिंग। जैसे सावन मास में चिलड़े बनाए जाते हैं आटे के, या जय बनाए जाते हैं, जवे बनाए जाते हैं, ये सब इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, आहार में विभिन्नता लानी चाहिए। विभिन्नता मतलब अलग अलग खाने की विधियों को अपना के खाना बनाना चाहिए, यानी कभी बॉइल्ड खाना बनाना चाहिए, कभी बेक तो कभी फ्राई। 3 उदाहरण देकर ऐसे नाश्तों को लेकर जिनकी तृप्तिदायकता अत्यधिक हो, यानी पनीर, यानी जो हमें संतुष्टि दे दे। पनीर का परोंठा क्या होता है, हैवी बन जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए संतुष्टि। ब्रेड, मक्खन और दूध और पूरी छोले तथा चाय। तो ऐसी 3 चीजें बतानी है, आप खुद भी अपने आप भी बता सकते हो बेटा, जो आपको संतुष्टि दे काफी देर तक, यानी पेट भरा रहे, भूख ना लगे। नेक्स्ट हमारा है, अपने परिवार के लिए एक दिन की विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता की व्यवस्था करें। जैसे एक परिवार के एक खाद्य पदार्थों को, माता पिता हैं 3, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि अपने परिवार के अकॉर्डिंग। तो ये टेबल दी हुई है, टेबल में अनाज कितनी लेनी चाहिए, पिता को कितनी, माता को कितनी, पूर्वगामी बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा है, कुल मात्रा टोटल इतनी। तो ये सारी टेबल को आपने ध्यान से याद करना है बेटा। हम अपनी आहार व्यवस्था में धन की बचत कैसे कर सकते हैं। महंगे दूध की जगह सोयाबीन वाला दूध लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट की जगह, जैसे बादाम है या सूखे में है, इसके जगह मूंगफलियों का प्रयोग करना चाहिए।
उसके अलावा चने का प्रयोग करना चाहिए, चने में बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। कंद और मूल का मतलब है कि कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, जैसे खीरा, टमाटर, ये सब्जियां खानी चाहिए। खाद्य पदार्थों को उतनी मात्रा में बनाएं जितनी लागत हो, यानी जितनी यूज हो जाए, बेकार फेंकना ना पड़े। और खाद्य पदार्थों को मिला जलाकर खमीरीकरण करके, यानी खमीरीकरण मतलब जैसे मैंने आपको बताया था भटूरे का आटा को गूंदा जाता है तो खमीर उत्पन्न होते हैं। इससे क्या होता है, मैदा आसानी से हम पचा सकते हैं, यानी इसकी सरल फॉर्म बना देते हैं खमीरीकरण करके। और अंकुरीकरण करने से क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। दालों में वैसे प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन नहीं पाया जाता, मगर जब दालों को हम अंकुरित करते हैं ना बेटा, तो उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सब है। आगे विभिन्न आय वर्गों के लिए आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। विभिन्न आय वर्ग, यानी आय वर्ग पूछा है। आय वर्ग कौन कौन से होते हैं, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग। उच्च आय वर्ग वाले जो होते हैं वो, उनके पास धन की मात्रा अधिक होती है, वे अच्छे पदार्थ खा सकते हैं। प्रोटीन वाले पदार्थ है, दूध से बने सूखे मेवे हैं, फलों के रस हैं, शामिल कर सकते हैं। कैलोरी वाले पदार्थ है, मक्खन, घी, पनीर, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए इनको ऐसे पदार्थ, वसा वाले पदार्थ कम देने चाहिए। तो अगला है मध्यम आय वर्ग वाले। मध्यम आय वर्ग वाले क्या होता है, नौकरी करने वाले लोग होते हैं। इनमें सब्जी और फलों को अधिक शामिल करना चाहिए। आहार में दूध, दही, पनीर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है। भारी कार्य करते हैं, इसलिए आहार में ऊर्जा के उत्पादक तत्व जैसे अनाज वाली जड़ वस्तुएं होगी, अनाज वाली चीजें होंगी, या फिर स्टार्च वाली सब्जियां होंगी, इनको शामिल करना चाहिए। कंदमूल, विभिन्न खाद्य पदार्थ की सामान्य मात्रा में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट निम्न आय वर्ग। निम्न आय वर्ग वालों में क्या होता है, सपरेटा दूध, छाछ, लस्सी, यानी छाछ भी हमारे शरीर को फायदा करती है, लस्सी है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मौसमी फल। सस्ते मौसमी फल का मतलब होता है कि जो सीजन में मिल जाए, आसानी से फल मिल जाए, वही सीजनल फल खाने चाहिए। अगर स्टोर में रखे हुए फल खाएंगे वो महंगे मिलेंगे और उसकी पौष्टिकता इतनी ज्यादा नहीं होती। तो उन्होंने कहा है कि निम्न आय वर्ग वाले जैसे मूंगफली है, सोयाबीन का दूध है, ये सब लेकर भी अपनी पौष्टिकता को पूरा कर सकते हैं। तो अगली टेबल है अलग अलग इनकी टेबल भी दिखाई हुई है, तो आप इस टेबल को भी ध्यान से, आप स्वयं भी अपनी माइंड से इस टेबल को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है विभिन्न आय वर्ग वाली टेबल, जिसके रात का भोजन किस तरह होना चाहिए। दाल और पनीर का सूप लेते हैं, उच्च वर्ग वाले ले सकते हैं, चपाती है, पुलाव है, सलाद है, परवल की सब्जी है, ये सब। कॉर्न का सूप हो गया, भरवा टमाटर, सलाद। मध्यम आय वर्ग वाले चपाती, चावल, यानी ये आप स्वयं अपने मेन्यू के अकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हो टेबल के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट में हमारा जो लेसन है 6 में, उसमें आ जाएगा शिशु और बच्चों के आहार आयोजन। तो शिशु और बच्चे का आहार आयोजन है, वो भी आहार के ऊपर है, जिसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेटा आप स्वयं कर लेंगे। जैसे ये है कि ऊपर का दूध, ऊपर के दूध का मतलब ये होता है कि छोटे बच्चों को, शिशु आ गया तो शिशु का मतलब छोटे बच्चे को माँ के दूध के अलावा जब हम गाय का दूध देते हैं या भैंस का दूध और दूध देते हैं तो उसके क्या लाभ है। ओके, उसके लाभ दिए हुए हैं, जैसे बच्चे को कोई भी व्यक्ति देखभाल कर सकता है, माता के रोग के बच्चे को कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर यानी किसी कारण माता बीमार है तो बच्चे के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। शिशु को कहीं भी दूध पिलाना आसान हो जाता है, माँ को घर से बाहर कार्य करने में कोई समस्या नहीं आती, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हो। उसके बाद है माँ का दूध और पशु के दूध में अंतर क्या होता है। माँ के दूध और पशु के दूध में जो अंतर होता है, माँ के दूध में क्या होता है, लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जाता है और पशु के दूध में कैसिन होता है। लैक्टोएल्ब्यूमिन क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ये आसानी से पच जाता है बच्चे को और अच्छी मात्रा में पचता है। नाड़ी तंत्र का विकास, यानी दिमाग का नाड़ी तंत्रों का विकास होता है। कैल्शियम और फास्फोरस कम उपलब्ध होता है माँ के दूध में और थायमन और विटामिन सी अधिक प्रदान होते हैं।
मगर पशु के दूध में यानी नाड़ी तंत्र का विकास कम होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में होता है, हल्का नहीं होता, पचाने में मुश्किल होती है। उबालने पर ये, क्योंकि बॉईल करके देंगे, उबालने पर ये तत्व क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं माँ के दूध में और पशु के दूध में। फिर है ऊपर का दूध शिशु को देने के क्या कारण हो सकता है, यानी क्यों दिया जाता है। माँ बीमार होती है, फिर से प्रेग्नेंट हो जाए, या माँ बाहर नौकरी करती हो, कार्य करती हो, यदि शिशु का तालू चिपका होता है, यानी तालवा भी कहते हैं, वो अच्छे से फिर फीड नहीं ले पाता, इसलिए उनके तालू चिपका हुआ तो भी वह दूध नहीं ले पाता। पिलाने में रुचि न हो, माता का स्वास्थ्य ठीक न हो, दूध पीने में असमर्थ हो, प्रसव काल में माता के शरीर में अधिक मात्रा में रक्त हो, बह गया हो। तो नेक्स्ट स्तन मोचन करते समय कुछ बातों का ध्यान करना चाहिए। स्तन्य मोचन होता है कि यानी माँ के दूध के अलावा जो बच्चे को खाना दिया जाता है ना, उसे स्तन्य मोचन कहते हैं। कि कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, यानी एक ही समय में एक पदार्थ दे तथा कम मात्रा में दे। दूसरा, वह पदार्थ दे जो पहले के साथ परिचित हो, यानी बार बार बदल के चीज नहीं देनी चाहिए। हम अगर एक चीज दे रहे हैं, वो अच्छे से पता चल गया, हम वो बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो हम थोड़े टाइम बाद दूसरी चीज ट्राई करनी चाहिए। जैसे दाल का पानी पिलाना चाहिए, या फिर दलिया हल्के हाथ से बना हुआ, सूजी की खीर बना के देनी चाहिए। ये सब चीजें हैं जो बच्चे को आसानी से पच जाती हैं। तो अगला है दूसरा पदार्थ तभी दे जब पहले के साथ परिचित हो जाए, यानी वो बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट करना सीख जाए और खाना शौक से खा ले। पहले अर्ध तरल तथा धीरे धीरे उसको ठोस आहार देना चाहिए। अर्ध तरल मतलब दाल मैश की हुई, केला मैश की हुआ, ज्यादा ठोस नहीं, यानी आसानी से पचा सके, आसानी से अपने मुंह में ले जा सके। तो पूरक आहार कितने प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरक आहार क्या होता है? पूरक आहार 3 प्रकार के होते हैं, तरल आहार, मसला हुआ और ठोस आहार। तो तरल आहार में तो वो सूप आ गया, दूध आ गया, ताजे फलों का रस आ गया। मसले हुए आहार में जैसे पकी हुई दाल है, बनाना मैश करके देते हैं, या फलों का सूप निकाल के, यानी ग्रेवी फूल गुदा देते हैं करके, पकी हुई दाल आदि। और ठोस आहार में क्या आता है, जब दांत निकलने लग जाते हैं तो सब्जियां के टुकड़े, यानी खीरे का टुकड़ा पकड़ा देते हैं, टमाटर का टुकड़ा पकड़ा दिया जाता है बच्चे को, या फिर छोटे छोटे टुकड़े काट के, या थोड़ी सी रोटी पकड़ा देते हैं। तो ये ठोस आहार में पदार्थ आता है। यानी पूरक आहार 3 प्रकार के होते हैं, तरल, ठोस और मसला हुआ आहार। तरल के बाद यानी तरल लिक्विड, मसला हुआ पकी हुई दालें होगी, पकी हुई सब्जियां होगी, या गुदा किसी चीज का निकाल के। ठोस आहार में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, दांत निकालने लग जाता है, तब उसे ठोस आहार दिया जाता है। आगे 1 से 3 और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आहार व्यवस्था करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? 1 से 3 यानी 1 साल से 3 साल के, फिर 3 साल से 6 वर्ष, यानी 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है वो अभी यानी स्कूल जाने लग जाता है, क्रच में जाना शुरू कर देता है, मगर 3 साल तक, ठीक है। तो उसे कैसे पदार्थ देने चाहिए? उसे धीरे धीरे सभी पदार्थों को खाने की, खिलाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यही एज है वो धीरे धीरे सभी पदार्थ खाना सीख जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो अपनी उसमें कमियां निकालेगा, वो खाने में रुचि नहीं लेगा और वो दिलचस्पी से खाना नहीं खाएगा। तभी इन दिनों बच्चे को सभी पदार्थ, जैसे चाहे घी है, चाहे तोरी है, चाहे आलू है, चाहे पनीर है, यानी हर चीज खिला देनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसके सारे पोषक तत्व है जो उसे वो मिल जाएंगे। आगे है कि रुचि के अनुसार देना चाहिए, उसे पसंद हो वही सब्जियां देनी चाहिए, विभिन्नता लानी चाहिए, खाने के प्रति अरुचि नहीं दिखानी चाहिए। जो पदार्थ बच्चा पसंद करता है उसे आहार में अवश्य शामिल करें बेटा। तो नेक्स्ट टेबल आ रही है हमारी, 1 से 6 साल के बच्चों की पौष्टिक आवश्यकताओं के बारे में हमने जानना है। शारीरिक भार दिया हुआ है, अगर शरीर भार 12 किलो से ऊपर है तो उसे, और 4 से 6 साल के भार होता है 19, ऊर्जा 1240 चाहिए उसको। 4 से 6 साल का बच्चा है तो उसे 1690 कैलोरी चाहिए, प्रोटीन इतनी चाहिए। तो ये सब टेबल आप
कर लेना बेटा, इसे स्किप मत करना इस टेबल को। इस टेबल के बारे में आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए, आप इसे नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं। आगे है स्कूल जाने वाले आहार की व्यवस्था करते समय। ये नॉर्मल है, ये बच्चे आप स्वयं करोगे। अगला है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए टिफिन आवश्यक क्यों है, ये भी आप स्वयं कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चा नहीं खाता, लेकिन जब वो दोस्तों के साथ मिलके बैठता है तो वह खाने में रुचि लेने लगता है, खाने लग जाता है। या फिर जो ये होता है कि भारी चीजें, क्योंकि स्कूल में अगर टिफिन नहीं देंगे तो वह भारी चीजें खाएगा, भारी चीजों को अवॉइड करना सीखेगा। और सबसे पहले वह कुपोषण का शिकार नहीं होगा। कुपोषण का शिकार नहीं होगा मतलब उसे जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितनी शरीर की आवश्यकता है, वह उसे खाने के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसलिए बोला गया है कि टिफिन जरूर देना चाहिए बच्चों को। आगे है कि माँ के दूध के लाभ बताएं। माँ के दूध में जो हमने डिफरेंसेस देखे ना, कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक पाई जाती है। उसके अतिरिक्त माँ का दूध जो होता है नारी, यानी जो हमने विशेषताएं देखी माँ के दूध की, वो हम इसमें राइट कर सकते हैं, तो इसमें कुछ अलग भी नहीं है। नेक्स्ट है पोषक आवश्यकताओं का वर्णन करें। 6 से 12 बच्चों के लिए पोषक आवश्यकताएं। ये टेबल है बेटा, ये कैलोरी के बारे में बताया गया है, प्रोटीन, विटामिन्स, यानी 12 वर्ष की अवस्था हो तो विकास तीव्र गति से होता है, ऊर्जा नहीं मिलती तो प्रोटीन की ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे शरीर का निर्माण जो कार्य है नहीं हो पाता, जैसे सेल्स हैं या और कोई निर्माण कार्य है शरीर के, वो नहीं हो पाता। बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी क्रियाशीलता, यानी जो क्रियाएं एक्टिविटीज होती हैं वो बच्चों की बढ़ जाती है, इसलिए प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है इसलिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अगला है विटामिन। समाजीकरण अधिक होता है, यानी वो मिलता जुलता है, दोस्त बनाता है, खेल कूदता है, समाजीकरण अधिक होता है। इसके कारण उसे रोग होने की संभावना होती है, यानी संपर्क में आएगा, संक्रमण ना फैल जाए, तो इसलिए विटामिन ए, बी का होना भी जरूरी है। खनिज तत्व हड्डियों की मजबूती प्रदान करने के लिए और शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए खनिज पदार्थों की भी जरूरत होती है। तो ये हमारा जो आगे है आहार्य पदार्थों की तालिका बनाएं। स्कूल जाने वाले बच्चों को टिफिन तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्कूल जाने वाले बच्चों को नाश्ते में क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। ओके, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें आप +2 के स्टूडेंट हो, आराम से बेटा ये सब कर लोगे। तो नेक्स्ट हमारा है शिशु को ऊपरी दूध देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ऊपर का दूध दे रहे हैं तो बर्तन, जिस बर्तन में दूध को उबाला जा रहा है वह अच्छी तरह से साफ हो, यानी बैक्टीरिया रहित हो। फिर उसके बाद है कि निप्पल और बोतल पूरी तरह से विसंक्रमित का मतलब होता है कि बैक्टीरिया रहित कर देना चाहिए उसे, निप्पल और बोतल को क्यों अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए। फिर शुरू में जब दूध दिया जाए तो पानी मिला के देना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध हल्का होता है और भैंस का दूध या पशु का दूध जो होता है, गाय का दूध भी हल्का होता है, पशु का दूध जो होता है, भैंस का दूध होता है, वो भारी होता है, तो वो भारी बच्चा अच्छे से नहीं पचा पाएगा, इसलिए हल्का सा पानी मिलाकर देना चाहिए ताकि वो हल्का हो जाए और वो डाइजेस्ट आसानी से कर सके। निप्पल पर हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अपने हाथ में जो होता है जर्म्स होते हैं। दूध की मात्रा उतनी देनी चाहिए जितना बच्चा पी सके। अगर दूध पाउडर वाला दे रहे हैं तो उस विधि के अनुसार तैयार करना चाहिए जो विधि वहां पर दी गई है। शिशु को शुरू में गाय का दूध ही देना चाहिए क्योंकि इसकी संरचना माँ के दूध से मिलती जुलती है। अगला है हमारा ऊपर